नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं CPCT एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। यह सभी वही क्वेश्चन है जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे आ चुके हैं। इससे पहले भी मैंने CPCT एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वह सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है, निम्न में से कौन सा क्लास C IP एड्रेस है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि IP एड्रेस क्या होता है। IP एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जिससे किसी डिवाइस को नेटवर्क में पहचाना जाता है। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी कोई डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट होती है तो उसको एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है जिसे बोलते हैं IP एड्रेस। IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक ऐसा एड्रेस है जिससे किसी डिवाइस को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी तक IP एड्रेस की 5 क्लास आ चुकी हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D और क्लास E। हर क्लास की अपनी अपनी कुछ रेंज है। यदि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा IP एड्रेस किस क्लास का है तो आपको एक रेंज याद रखनी है और IP एड्रेस की शुरुआत की 3 डिजिट को देखना है। जैसे कि क्लास A की जो रेंज होती है, क्लास A की रेंज होती है 0 से लेकर 126 तक। यदि कोई IP एड्रेस की शुरुआत के 3 अंक 0 से लेकर 126 के बीच में आते हैं तो वह IP एड्रेस कहलाएगा हमारा क्लास A का IP एड्रेस। इसी प्रकार से क्लास B की रेंज होती है 128 से लेकर 191 तक। यदि कोई IP एड्रेस की शुरुआत की 3 डिजिट इस रेंज के बीच में आती हैं तो वह कहलाता है क्लास B का IP एड्रेस। ऐसे ही क्लास C की IP एड्रेस की रेंज होती है 192 से लेकर 223 तक, मतलब 223 तक। 192 से लेकर 223 तक क्लास C की रेंज होती है। इसी प्रकार से क्लास D की रेंज होती है। क्लास D की जो रेंज है वो है 224 से लेकर 239 तक। लास्ट हमारी जो क्लास बचती है वो होती है क्लास E। इसकी रेंज होती है 240 से लेकर 254 तक। तो यदि आपको कोई भी IP एड्रेस का क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैक्सिमम CPCT एग्जाम में पूछा ही जाता है IP एड्रेस का एक क्वेश्चन, IP एड्रेस क्लास आपको जरूर पता होनी चाहिए। क्लास A जो है उसकी रेंज होती है 126 तक 0 से लेकर। क्लास B की रेंज होती है 128 से लेकर 191 तक। क्लास C की रेंज होती है 192 से 223 तक। क्लास D की रेंज होती है 224 से 239 तक। और क्लास E की रेंज होती है 240 से 254 तक 254 तक। तो यदि आपको कोई भी IP एड्रेस की क्लास पहचाननी है, आइडेंटिफाई करनी है, तो आपको स्टार्टिंग के 3 डिजिट देखने हैं। इस IP एड्रेस में 155 है, ये किस रेंज में आएगा? ये आएगा आपका क्लास B की रेंज में, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। इस IP एड्रेस की स्टार्टिंग की 3 डिजिट में 223 है, 223 हमारा क्लास C की रेंज में आ रहा है। 110 भी नहीं आ रहा है, 191 भी नहीं आ रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में जो हमसे क्लास C का IP एड्रेस पूछा गया है वो है यह ऑप्शन नंबर B। आपको हर IP एड्रेस की रेंज याद रखनी है। क्लास A में आता है 0 से लेके 126 तक, क्लास B में आता है 128 से 191 तक, क्लास C में आता है 192 से 223 तक, क्लास D में आता है 224 से 239 तक, और क्लास E में आता है 240 से 254 तक। आपको हर क्लास की रेंज याद रखनी है और कोई भी IP एड्रेस की शुरुआत की 3 डिजिट को उस रेंज में चेक करना है। आप किसी भी IP एड्रेस की क्लास पता कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर B। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WLL का फुल फॉर्म होता है। WLL एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, वायरलेस में यूज होती है। WLL का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल लूप, जो कि एक वाईफाई या वायरलेस कनेक्शन के काम में आती है। तो WLL का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप जो कि एक वायरलेस कनेक्शन के काम में आती है। WLL का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल लूप। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा पर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना ब्लैंक होता है। जब आप किसी डेटा पर अर्थमेटिक मतलब जोड़ना घटाना करते हो, लॉजिकल मतलब कोई आप रिलेशन या कंडीशन को चेक करते हो, तो यह सारे ऑपरेशन क्या कहलाते हैं? डेटा को स्टोर करना, स्टोरिंग, एनकोडिंग करना, डिकोडिंग करना या प्रोसेसिंग करना। तो जब भी आप डेटा पर कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वह CPU में ALU के द्वारा किए जाते हैं, और CPU को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। तो CPU ही हमारे कंप्यूटर में सभी प्रकार की प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर D।
जब भी आप कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ होता है तो ब्लैंक में स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है। यह बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम का पावर बंद कर देते हो, कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ कर देते हो, तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें स्टोर डेटा डिलीट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम एक प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करती है। जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहता है तब तक डेटा रैम में स्टोर रहता है। जैसे ही कंप्यूटर सिस्टम बंद किया जाता है रैम से डेटा डिलीट हो जाता है। रैम एक प्राइमरी मेमोरी है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करते हैं सारा डेटा डिलीट हो जाता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है उसका दूसरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या पब्लिक कंप्यूटर? तो जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो किसी एक यूजर का होता है, किसी एक पर्सन का होता है, इसलिए इसे हम क्या बोल सकते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ऑफिस में, घरों में यूज किया जाता है, जिसको डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर रखा जाता है, उसे हम पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप भी कह सकते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, शॉर्ट में से पीसी भी कहा जाता है। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सबसे महंगा मतलब कि कॉस्टली और बड़ा मतलब कि लार्ज होता है? ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो साइज में सबसे बड़ा होता है और सबसे महंगा भी होता है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो साइज में सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। आपको इसके नाम से ही याद रखना है, जो सुपर होगा वो सबसे महंगा होगा, जो भी सुपर होगा वो सबसे महंगा होगा। तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि सबसे महंगा होता है और साइज में सबसे बड़ा होगा। इन कंप्यूटर का यूज लोकल यूजर या नॉर्मल यूजर के द्वारा नहीं किया जाता है। यह कंप्यूटर किसी स्पेशल कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। तो साइज में सबसे बड़ा होता है और सबसे महंगा होता है सुपर कंप्यूटर। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइनरी नंबर के स्थान पर ब्लैंक का उपयोग किया जाता था। यह क्वेश्चन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। जब फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई तो फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो थी हमारी लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज थी जिसमें 0 और 1 का यूज होता था, जिसको समझना बहुत कठिन था, बहुत समय लग जाता था। फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। इस समस्या को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, कम करने के लिए सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई। और सेकंड जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें बाइनरी नंबर के स्थान पर यूज किया जाता था नेमोनिक्स कोड का। नेमोनिक्स कोड में एम साइलेंट होता है, इसको बोला जाता है नेमोनिक्स कोड, जो कि बड़े बड़े शब्द का एक शॉर्टकट होते थे। जो सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें नेमोनिक कोड का यूज किया जाता था जो कि बड़े शब्दों के शॉर्टकट होते थे। मतलब सेकंड जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसमें नेमोनिक कोड का यूज किया जाता था जिसमें बड़े शब्दों के शॉर्टकट यूज किए जाते थे। फर्स्ट जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0-1 का यूज करती थी, और सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करती है नेमोनिक कोड का। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते कौन से हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को खुद के लिए वर्क करने के लिए आवश्यक होते हैं। एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि यूजर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमसे यहाँ पूछा गया है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह होते हैं जो आपके कंप्यूटर का मेंटेनेंस करते हैं, कंप्यूटर की देखरेख करते हैं। तो विंडोज 7 तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन नॉर्टन एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को वायरस वगैरह से सुरक्षित रखता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वह कहलाते हैं जो आपके कंप्यूटर का मेंटेनेंस करते हैं, देखरेख करते हैं। तो यहां पर नॉर्टन एंटीवायरस हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंटरनेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर आप जिनको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो उन्हें कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर एक ही है, लाइनेक्स। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। लाइनेक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम में बायोस का फुल फॉर्म। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। हमारे कंप्यूटर में जो बायोस होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसी के स्विच को ऑन करने पर बायोस द्वारा रन की जाने वाली प्रोसेस को ब्लैंक कहा जाता है या क्या कहा जाता है? पीसी का मतलब है यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर। आप जब भी अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले बायोस रन होता है और बायोस एक प्रोसेस को चलाता है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्क्रीनिंग, पोस्ट, स्वैपिंग या फॉर्मेटिंग। तो जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है बायोस एक प्रोसेस को रन करता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट। पोस्ट मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यह बूटिंग प्रोसेस का एक स्टेप होता है जिस स्टेप में कंप्यूटर से कनेक्ट सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है। तो जब कंप्यूटर सिस्टम को ऑन किया जाता है बायोस द्वारा रन की जाने वाली प्रोसेस होती है पोस्ट, और पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल मैनेजमेंट में फैट का फुल फॉर्म होता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। फाइल मैनेजमेंट मतलब आप फाइल और फोल्डर को किस प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर, उसे कहा जाता है फाइल मैनेजमेंट। और फाइल मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक टेबल का यूज करता है जिसे कहते हैं फैट। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल एक ऐसी टेबल जिसमें हर फाइल का एड्रेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए इस टेबल का यूज करता है और फाइल का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में एक हमें फॉर्मूला दिया गया है इक्वल टू 27/9/9 3 का रिजल्ट होगा। यदि आप एमएस एक्सेल में इस फॉर्मूले को रन करते हो टाइप करके तो क्या आउटपुट आएगा? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो भी फॉर्मूले एक्सेल में दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए उसमें आपको बोर्ड मास टेक्निक का यूज करना है जिसको ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो आप इस फॉर्मूले को यदि सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको डिवीजन करना है। वैसे इस फॉर्मूले में डिवीजन के अलावा कोई और ऑपरेशन दिया ही नहीं गया है ना। तो आपको 27 में 9 का डिवाइड करना है। 27 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 3, और जो 3 आएगा उसको फिर से आप 3 से डिवाइड करोगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो आपने पहले 27 में 9 से डिवाइड किया तो 3 आया, फिर 3 को इस 3 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 1। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1। इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन सीपीसीटी में पूछे जाते हैं। आपको बोर्ड मास फॉर्मूले का यूज करना है, आप हर क्वेश्चन का सही आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। एमएस एक्सेल में सभी एरर मैसेज ब्लैंक सिंबल से स्टार्ट होते हैं। एमएस एक्सेल में जब भी आप कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हो और यदि कोई मिस्टेक हो जाती है, वो आपका फॉर्मूला या फंक्शन गलत टाइप हो जाता है तो एक एरर आती है। जो भी एरर आती है उसकी शुरुआत किस सिंबल से होती है हमें यहां पर बताना है। जब भी एमएस एक्सेल में कोई एरर आ जाती है तो उस एरर मैसेज की शुरुआत होती है हैश सिंबल से। एमएस एक्सेल में जितने भी प्रकार की एरर आती हैं सभी एरर मैसेज को हैश सिंबल से स्टार्ट किया जाता है। मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैश। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वेब ब्राउजर है? वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जो कि किसी वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करता है। तो हमसे पूछा गया है कौन एक वेब ब्राउजर है? गूगल, मोजिला, बिंग या याहू। तो गूगल तो एक सर्च इंजन है, बिंग भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स एक यहां पर वेब ब्राउजर है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोजिला फायरफॉक्स। यह एक वेब ब्राउजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से लिया गया है। निम्न में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है?
जब भी कोई नेटवर्क बनाया जाता है तो उस नेटवर्क में बहुत सारी डिवाइस यूज की जाती हैं, कई प्रकार की डिवाइस यूज की जाती हैं। उन सभी डिवाइस को प्रॉपर अरेंज करना कहलाता है टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। लेकिन क्यूब नाम की कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्यूब। क्यूब नाम की कोई भी टोपोलॉजी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप को ब्लैंक भी कहा जाता है। जो कंप्यूटर सिस्टम में, मदरबोर्ड में, रैम में चिप यूज होती हैं, चिप का दूसरा नाम क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट या लॉजिक गेट? तो चिप का दूसरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप को हम आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। चिप को हम आईसी भी कह सकते हैं। तो चिप का दूसरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो चिप का अन्य नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं? जिनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, जिनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर सकते हैं। तो लैपटॉप को तो आप कैरी करके मूव कर सकते हो। लैपटॉप का ही एक और छोटा रूप है नोटबुक। लैपटॉप जो आप टैबलेट या मोबाइल यूज करते हैं। जबकि डेस्कटॉप एक क्या है? पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। डेस्कटॉप को एक टेबल पर या डेस्क पर फिक्स रखा जाता है। यहां पर डेस्कटॉप इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। डेस्कटॉप एक फिक्स होता है, जिस लोकेशन पर उसको रखा जाता है वहां उसको यूज करना होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेस्कटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, निम्न में से कौन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? निम्न में से कौन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। तो हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी या ब्लू रे? तो वह डिवाइस जो प्लास्टिक या पॉलीकार्बोनेट की बनी होती हैं उन्हें ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। डीवीडी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, सीडी रोम भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, ब्लू रे भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। लेकिन हार्ड डिस्क ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क नहीं होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिया गया है। निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? निम्न में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। फोर्ट्रान, C++, जावा या असेंबली? तो फोर्ट्रान, C++ और जावा तो हाई लेवल लैंग्वेज हैं, लेकिन असेंबली एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज दो लो लेवल लैंग्वेज होती हैं। इन दोनों लैंग्वेज के अलावा सभी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। तो यहाँ पर असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वह एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में आ चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।